वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बिल्कुल बेसिक एक टॉपिक है जो कि मैंने बीएससी ऑनर्स फर्स्ट ईयर या जो भी बीएससी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बायोटेक में माइक्रोबायोलॉजी में उनके हिसाब से एक बेसिक टॉपिक बनाया गया है ना। और ये तो बहुत वाइड टॉपिक है, देखा जाए तो आप इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वही डिटेल्स ली हैं जो कि ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके कंटेंट्स में हमें इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया आ जाएगा जिसमें आर्किया, फंजाई, प्रोटोजुआ, एल्गी और वायरसेस आ जाएंगे, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं और नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते और माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइड स्प्रेड होते हैं नेचर में, यानी पूरी नेचर में पाए जाते हैं। हर तरीके का हैबिटेट हम देखेंगे ये ऑक्यूपाई करते हैं, यानी हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, सब जगह ये बराबर रूप से पाए जाते हैं। और ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, ह्यूमन हेल्थ मेंटेन करने के लिए। हालांकि इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेनिक हो सकते हैं और प्लांट और ह्यूमन में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। मेजरली 6 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके सेल्यूलर कॉम्पोजिशन, इनकी मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी, लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन के हिसाब से ये 6 भागों में 6 नामों से जाने जाते हैं: बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई, प्रोटोजुआ, एल्गी और वायरसेस। सबसे पहले बात करें हम बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया बेसिकली यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका जो सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये 4 मेजर टाइप के शेप में पाए जाते हैं। एक है बेसिलस शेप जिसको हम रॉड शेप भी बोलते हैं, फिर कोकस शेप जिसको स्पेरिकल शेप बोलते हैं, स्पाइरिला यानी स्पाइरल शेप में, और वाइब्रियो यानी कि कर्व्ड शेप में। ठीक है, ये 4 शेप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की विशेषता ये होती है कि इनकी पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है, यानी कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और जो फंगस की सेल वॉल होती है, फंजाई की, वो काइटिन की बनी होती है। उसी तरीके से जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये डिवाइड करते हैं बाइनरी फिजन से और इनमें फ्लैजिला उपस्थित होता है मोटिलिटी के लिए। इनकी जो मूवमेंट होती है वो फ्लैजिला से होती है। डिफरेंस इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर इज मेजर फीचर यूज्ड इन क्लासिफाइंग दिस ऑर्गेनिज्म। और इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो उनके सेल वॉल में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर होता है। According to the way their cell wall structure strain, bacteria can be classified either into gram positive और gram negative। और इनके सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जा सकता है या तो ग्राम पॉजिटिव में या फिर ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, और ये इसका जो क्लासिफिकेशन होता है ये ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंग इसको हम देख सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम ग्राम स्टेनिंग से कर सकते हैं ना। ग्राम स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ग्राम्स स्टेन का यूज़ करके और मतलब ये पूरी डिटेल में आपको बताई जाएगी, प्रैक्टिकल में करवाई जाएगी। ग्राम स्टेन का इस्तेमाल करके हम ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर गिवन बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ये भी जो डिफरेंस है ये उस बैक्टीरिया की सेल वॉल में कितना अमाउंट है पेप्टिडोग्लाइकेन का, इस पर आधारित होता है। और यदि हम बैक्टीरिया को उसके ऑक्सीजन कंज्यूम करने की या ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में रहने की कैपेसिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक हो सकता है, यानी कि वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, या एनारोबिक हो सकता है, यानी कि वो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं, या फिर फैकल्टेटिव एनेरोब हो सकता है, यानी कि जो बोथ एनवायरनमेंट में रहने के आदी होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बैक्टीरिया का न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन करें, यानी कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड करें, तो बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं,
या हिटोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स उनको कहते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। जिस प्रकार से प्लांट अपना खाना लाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस से बनाता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कीमियो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना जो खाना है वो बनाते हैं। और दूसरा वो हिटोट्रॉप्स भी होते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपना खाना एक्वायर करने के लिए। ये जो है ये अपनी एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। ये बैक्टीरिया जो हैं वो डिकम्पोजर्स भी होते हैं, यानी कि वो दूसरे लाइफ फॉर्म का डीके इस्तेमाल करते हैं और दूसरे डिकेइंग मैटर को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, और ये सेप्रोफाइट्स भी कहलाते हैं। अब ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। देखिए ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यहाँ आपको दिखेगा। बैक्टीरिया का जो सेल है वो आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेरिकल इन शेप, जैसा मैंने ऊपर भी शेप में बताया था कि कभी कभी रॉड शेप्ड होता है, कभी स्पायरल होता है, कभी स्पेरिकल होता है, पर होता एक ट्रू प्रोकैरियोटिक सेल है। मतलब उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और डायरेक्टली जो है वो नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम बोलते हैं, आप देख सकते हैं। मीजोसोम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है रेस्पिरेशन के लिए, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मीजोसोम। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये जो फ्लैजिला दिख रहा है आपको ये मूवमेंट के लिए है, और इसी तरह से पिलाई यहाँ पे पाया जाएगा। देन जो है वो पूरा स्ट्रक्चर कैप्सूल का यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, देन हम बात करें आर्किया की। आर्किया या आर्की बैक्टीरिया जो हैं वो ट्रू बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं अपने सेल वॉल स्ट्रक्चर में, और पेप्टिडोग्लाइकेन जो है इनमें वो अनुपस्थित होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं विथ एविडिटी टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ में ये जी सकते हैं, उनके साथ में ये अडाप्टेड होते हैं। इनके हैबिटेट के बेसिस पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, जो आर्किया होते हैं वो फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है मीथेनोजिन्स, यानी कि जो मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। दूसरा होता है हेलोफाइल्स, जिसमें आर्कियंस जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सॉल्टी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं वो आते हैं। तीसरा होता है थर्मोफाइल, जो कि हॉट टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इस कैटेगरी में वो आते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव में पूछ लिया जाता है थर्मोफाइल क्या होते हैं। फिर साइक्लोफाइल्स क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया जो कि कोल्ड टेम्परेचर में जीने वाले बैक्टीरिया हैं। आर्कियंस जो होते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे हाइड्रोजन गैस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर हुआ, इसको इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी बनाने के लिए, यानी कि जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सनलाइट का इस्तेमाल करके जो है ये मतलब अपना फूड बनाते हैं। बट प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली सनलाइट को यूज़ करते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर सनलाइट को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, वो केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना फूड बनाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर पिगमेंट होता है वो सनलाइट को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन, जो कि सनलाइट को इस्तेमाल करता है और फिर अपना खाना ये खुद बनाते हैं। ठीक है, ये लाइट से रिएक्ट करते हैं, और लाइट से रिएक्ट करने के बाद ये एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया का ये जो है ये टिपिकल स्ट्रक्चर है आर्की बैक्टीरिया के सेल का। ये भी एक पूरा ट्रू प्रोकैरियोटिक सेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन अगर हम बात करें फंजाई की, तो जो फंजाई होता है वो जो है वो यूकैरियोटिक सेल होता है फंजाई का। ठीक है, इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका एग्जांपल मशरूम, मोल्ड, ईस्ट वगैरह है। मोस्ट फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर है, और उनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करके। ये मतलब एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इनका न्यूट्रिशन चलता है। ये डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, और ये काफ़ी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी रखते हैं। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या तो दोनों को फ़ायदा होता है या एक को फ़ायदा होता है, लेकिन नुकसान किसी को भी नहीं होता। ठीक है, और अगर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े, एक का फ़ायदा और दूसरे का नुकसान है, तो इसे हम कहते हैं पैरासिटिज्म, पैरासाइट कहलाता है ऐसा ऑर्गेनिज्म। दे फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक
filamentous tube called as hyphae. They help that help to absorb material. फंजाई जो है वो हाइफे बनाते हैं और ये हाइफे जो है ये मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के, सॉइल वॉइल में मटेरियल एब्जॉर्ब करने के काम में आता है। हाइफे का जो कलेक्शन होता है, मतलब बहुत हाइफे एक दूसरे के साथ मिलके, ये कहलाते हैं माइसीलियम। फंजाई जो है वो स्पोर्स रिलीज करके रिप्रोड्यूस करता है ना। ये इसके स्पोर्स वाला एक डायग्राम आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मशरूम का डायग्राम आप किस तरीके से इसका माइसीलियम जो है वो है ना। माइसीलियम जैसा कि मैंने बताया एग्री कलेक्शन होता है हाइफे का, जिसको माइसीलियम कहते हैं। देन हम बात करें प्रोटोजोअन्स की, तो प्रोटोजोअन्स जो हैं वो भी यूनिसेलुलर एरोबिक यूकेरियोट्स हैं। एनिमल किंगडम अगर आपने पढ़ा होगा तो इनवर्टिब्रेट का जो क्लासिफिकेशन हम मेटोजुआ के अंदर पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रोटोजुआ ही पढ़ते हैं। इनका न्यूक्लियस होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये भी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, एब्जॉर्प्शन से या इंजेक्शन के प्रोसेस के द्वारा ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दे मेकअप द लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बहुत बड़ा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड डाइवर्सिटी। ये बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं नंबर, बायोमास और डाइवर्सिटी के लिहाज से। इनकी जो सेल वॉल होती है, ये एक्चुअली सेलुलोज गलत लिखा गया, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, सेलुलोज नहीं है, काइटिन की होती है फंजाई की सेल वॉल, ठीक है। सेलुलोज की सेल वॉल प्लांट में होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है और फंजाई में सेल वॉल ये इसकी काइटिन की होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। देन प्रोटोजोअन्स हैव बीन ट्रेडिशनली डिवाइडेड ऑन द मोड ऑफ देयर लोकोमोशन। प्रोटोजोआ को बेसिकली उनके लोकोमोशन के आधार पे, वो कैसे चलते हैं, कैसा उनका लोकोमोशन, उसके आधार पर डिवाइड किया गया है। फ्लैजिलेट्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं और विप लाइक स्ट्रक्चर होता है उनमें, जो कि आगे की तरफ मूव करता है। देन दूसरे सीलिएट्स हैं जिनके छोटे छोटे हेयर होते हैं और वो हेयर बीट करता है आगे मूव करने के लिए। अमीबॉइड होता है तीसरा, जिसका फॉल्स फीट या सूडोपोडिया, जैसे अमीबा में सूडोपोडिया पाया जाता है ना, फॉल्स फीट कहते हैं सूडोपोडिया को, जो वो फीडिंग और लोकोमोशन के लिए यूज़ करता है। तो ये वाली क्लास हो गई अमीबॉइड, ठीक है। और स्पोरोजोअन्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह रहते हैं, नहीं चलते फिरते नहीं हैं, इनको स्पोरोजोअन्स कहते हैं। इन सब के अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं और ये ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, यानी कि अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, और हिट्रोट्रॉप भी हो सकते हैं, यानी कि वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड भी कर सकते हैं। देन आता है एल्गी। एल्गी जो है वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये जो है इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस द्वारा ये अपना खाना जो है वो बनाते हैं। ये ज़्यादातर आपको गीली और जहाँ भी गंदा डैम्प सॉइल होगा या स्टैगनेंट रुका हुआ पानी होगा वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि दे एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग अदर ऑर्गेनिजम्स। ये बेसिकली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके और अपने लिए खुद के लिए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस ही करते हैं ये भी। इट इज़ बिलीव दैट साइनोबैक्टीरिया आर दी ओरिजिन ऑफ ग्रीन लैंड प्लांट्स। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रीन लैंड प्लांट्स का ओरिजिन होते हैं। फिर वायरसेस आर नॉन सेलुलर एंटिटीज दैट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड कोर। जो वायरस होते हैं, अब अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरस जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो तो ना फुली लिविंग माने जाते हैं, ना ही फुली नॉन लिविंग माने जा सकते। इनके जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो लिविंग से मेल खाते हैं और कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग से मेल खाते हैं। इनका जो सेल भी होता है वो प्रॉपर सेल नहीं डेसिग्नेट कर सकते हम उसको। इनमें एक न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। बहुत सारे वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और ऐसे वायरसेस जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उनको हम कहते हैं रेटेरोवायरस, ठीक है, याद रखिएगा। रेटेरोवायरस जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। ये जो वायरसेस है ये प्रोटीन कोट से सराउंडेड होते हैं और ये जो वायरसेस है इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ये फुल्ली ना तो लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं।
ये जो है ये होस्ट की बॉडी के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और न ही ये खुद मेटाबोलाइज कर सकते हैं। ये केवल होस्ट सेल के अंदर जाके होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाएंगे और वहाँ जाके अपना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करेंगे और होस्ट में एज अ पैरासाइट रहेंगे, यानी कि बहुत सारे वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट को नुकसान पहुँचाते हैं, है ना। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो आप सबको पता होंगे, आप सब ने सुना होगा कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन एस्पेक्ट है। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बीइंग में पैथोजेंस हैं और जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जिनमें से एक हाल ही में प्रचलित कोरोना वायरस भी है, ठीक है। लेकिन अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंजा ऐसे हैं जो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये, दूध, दही, बटर, कर्ड तो पूरा जमता ही। घर में आपने अगर दही जमाया होगा तो देखा होगा कि 1 चम्मच जामन हम रखते हैं, उसके अंदर उसको यूज़ करके फ्रेश दही जमाया जाता है। तो वो जो दही जमाने की प्रोसेस है वो एक प्योर फर्मेंटेशन है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। वो जो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे घर में होती है, हम 1 चम्मच जो जामन लेते हैं वही वहाँ पर माइक्रोबियल कल्चर का काम करता है, बैक्टीरिया का काम करता है और उसी की मदद से दही जमाया जाता है। देन इंसेक्टिसाइड्स का प्रोडक्शन हुआ, एंजाइम प्रोडक्शन हुआ, एंटीबायोटिक आई होप आप लोग समझते होंगे, ऐसे केमिकल जो एक बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जिस बैक्टीरिया से रिलीज हो रहे हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन दूसरा बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे। ऐसे केमिकल्स को एंटीबायोटिक कहा जाता है। देन एंटीवायरल प्रोडक्शन भी होता है ना। ब्रेड मेकिंग होती है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्टीरॉइड्स बनाने के लिए माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है, विटामिन का प्रोडक्शन हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा हिस्सा है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हम समस्त, आप लोग भी पढ़ेंगे 5th सेम में ये पेपर, इसमें पूरे प्रोडक्शन जो आपके एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन से लेके एंजाइम का प्रोडक्शन, विटामिन का प्रोडक्शन, ये सारे प्रोडक्शन पढ़ाए जाते हैं और बताया जाता है कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट मैनकाइंड के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है। अब डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। एक तो जैसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि वजाइना के थ्रू एंटर करते हैं, है ना, या सीमेन के थ्रू एंटर करते हैं, या यूरिनरी ट्रैक्ट में पाए जाने वाले, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जहाँ भी म्यूकस है, ऐसे जो वहाँ से जो एंटर होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजीज़ कॉजिंग हो सकते हैं। देन जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, काफ़ी सारे इनके ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग हो सकते हैं। और ये जो है ये होस्ट सेल में जाके अपने हार्मफुल टॉक्सिन्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट सेल में जाएगा और अपने हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा और होस्ट सेल में वो टॉक्सिन्स रिलीज़ होते ही होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेंगे और टी और बी सेल्स होस्ट के एक्टिवेट होंगे और एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी हेलमेथिक ड्रग्स जो हैं अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक ली जाती है क्योंकि एंटीबायोटिक जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल पर अटैक करती है और उसकी सेल वॉल को रप्चर कर देती है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक नहीं दी जाती क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो वायरस पे अटैक नहीं कर पाती क्योंकि वायरस के पास सेल वॉल होती ही नहीं, इसलिए वहाँ एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है, ओके। और अलग अलग जो ट्रीटमेंट हम देते हैं किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, दैट डिपेंड्स अपॉन कि कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसको किस तरह से ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है। अब वैक्सीन्स भी इसके हिसाब से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में भी किया जाता है क्योंकि जो भी बीमारी है उसी का पैथोजन जो है उसको लिया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है और एज एन एंटीजन उसे यूज़ किया जाता है ताकि हमारी बॉडी को ट्रिगर करके हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाई जा सके और वो एंटीबॉडी स्टोर करके रखी जा सके ताकि जब एक्चुअली पैथोजन अटैक करे तो हम उससे फाइट करने में सक्षम हों। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज एक्चुअली द डाइल्यूट फॉर्म ऑफ अ पैथोजन। कोई भी पैथोजन उसका डाइल्यूट फॉर्म जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो
वो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करती है, ट्रिगर करती है, और हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है और इस बनी हुई एंटीबॉडी को स्टोर करके रख लेती है। और जब एक्चुअली, ताकि जब सच में वायरस अटैक करे तो ये बनी हुई एंटीबॉडी उस पैथोजन से फाइट करने में सक्षम हो, तो उस चीज़ को वैक्सीन कहते हैं। देन मीडिया माइक्रोब का कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाता है। माइक्रोबियल कल्चर से हमें काफ़ी सारे यूज़फुल प्रोडक्ट, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एंजाइम हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, है ना, और ये आपके अमीनो एसिड्स हैं, और चीज़ है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब हम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बनाते हैं। ठीक है। देन इसके बाद फूड प्रिजर्वेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। फूड प्रिजर्वेशन में प्रिवेंटिंग माइक्रोब्स इन प्रिजर्व फूड में ये देख ज़रूरी होता है कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं हो। जैसा मैंने बताया कि फूड प्रिजर्वेशन जब हम करते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ को रिटार्ड करना ज़रूरी होता है। यदि माइक्रोबियल ग्रोथ आ गई तो आपका वो जो खाना है वो ख़राब हो जाएगा, है ना। और फूड प्रिजर्वेशन मेथड अकॉर्डिंग टू दी माइक्रोब दिए जाते हैं। केमिकल, कभी कभी केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है ना, कभी कभी एसिड्स डाले जाते हैं ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके, और कुछ फिजिकल मेथड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन है, हीट ट्रीटमेंट है, ड्राइंग है और रेडिएशन है। ठीक है। ये तो फूड प्रिजर्वेशन वाला चार्ट तो आप भले ही दें या नहीं दें, लेकिन ये ज़रूर दीजिएगा एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोब क्या क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोब क्या क्या हो सकते हैं, और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब किस तरह से अटैक करते हैं। ये 3 चार्ट आप ज़रूर दीजिएगा अपने नोट में, है ना। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।